एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसी को हम टॉपिक वाइज क्रम से अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम अभी जो यूपी कांस्टेबल, टीजीटी, पीजीटी, यूपी सीटेट, यूपी टेट, सीटेट का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है, इनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ नहीं है, वर्णमाला में एक अंतस्थ वर्ण आता है। इनकी अंतस्थ के अंदर 4 वर्ण आते हैं, या, रा और ला और वा। एक और आता है इसमें ला। तो इसमें जो हा वर्ण है ये अंतस्थ नहीं है, तो हमारा ये दूसरा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि या, रा, ला, वा व्यंजनों को कौन सा कहते हैं। अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो इन्हें हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या कोई नहीं, तो अभी हमने पढ़ाया था पहले क्वेश्चन में। इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन बताना है, इसमें कौन कौन से होते हैं। शा, शा, शा और हा, ये चारों क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं और ये चारों शा, शा, शा और हा, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। बाकी ये जो ता, था, दा, धा, ना है, ये 5 वर्ग बनाए गए हैं वर्णमाला में। तो ये ता वर्ग का व्यंजन है। फिर ये टा, ठा, डा, ढा, ये टा वर्ग का है और ये चा वर्ग की है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्गों को कहते हैं, क्या कहते हैं, जिनमें केवल सांस का प्रयोग किया जाए। अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण, तो उन्हें हम अघोष कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न के आधार पर ला वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है। ला उच्छेद, प्रकंपित, पार्श्विक, तो ये क्या है, जो ला वर्ण है ये पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है, पार्श्विक। और एक और जो अभी हमने अंतस्थ व्यंजन बताया था, या, रा, ला, वा, तो एक तो ये अंतस्थ वर्ण भी है और एक पार्श्विक ध्वनि भी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। तो ये क्या है, पश्च स्वर, बड़ा आ। हमारा पहला ऑप्शन है जो बड़ा आ, ये पश्च स्वर में आएगा। और जो आ है ये छोटा आ, ये किस में आएगा, ये अग्र स्वर में आएगा। नहीं, मध्य स्वर आएगा ये, सॉरी गलत बोल गए थे हम। ये किस में आएगा, मध्य स्वर में। बाकी ये डा और बा ये तो व्यंजन में आ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न की निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि का मतलब कि जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जो व्यंजन हम होठों की सहायता से बोले जाते हैं या जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, उसे हम ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। फा में, मा में, चा में या पा में। तो जो चा है ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि का पा वर्ग, जो हमारा जो पा वर्ग होता है, इसमें पा वर्ग के जितने भी व्यंजन आते हैं और हर वर्णमाला में अभी हमने बताया था कि 5 वर्ग बनाए गए थे। एक होता का वर्ग,
एक होता है चा वर्ग, एक होता है टा वर्ग, एक होता है ता वर्ग, एक ये पा वर्ग होता है। तो इसमें पा, फा, बा, भा और मा, ये पांचों पा वर्ग में आते हैं। तो इन पांचों में से बताना है आपको। चलिए बताइए कि इन पांचों में से इसमें से क्या नहीं है। तो ये इसमें देखो फा भी है, मा भी है, पा भी है। तो इसमें जो चा है ये इसके अंदर उष्ट ध्वनि के अंदर नहीं आता है। ये इसका अपना एक अलग वर्ग होता है चा वर्ग, ये दूसरे वर्ग का व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि कौन व्यंजन पार्श्विक है। ये रिपीट हो गया है, अभी इसमें बताया था हमने कि जो ला है ये कैसा है, ये पार्श्विक व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि हिंदी तालव्य ध्वनियां हैं, इनमें से बताना है कि किन व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालु है। तो कौन सी ध्वनियां तालव्य हैं। तो जो चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, ये पहला विकल्प। जो चा, छा, जा, झा है ये तालव्य ध्वनियां हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान तालु है। और जो दूसरा विकल्प है हमारा का, खा, गा, घा, ये किस में आएगा, ये आएगा का वर्ग के अंदर। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये कंठ की ध्वनियां हैं। क्या है, कंठ ध्वनियां। फिर है तीसरा ता वर्ग, ये ता वर्ग में आएगा ता, था, दा, धा, ना। ये कहाँ से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण आएगा दंत। कहाँ से बोले जाते हैं ये, दंत से। फिर चौथा है टा, ठा, डा, ढा, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार ये तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, चा, छा, जा, झा, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। अगला प्रश्न है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। धा, था, ता, फा। तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है इनमें से, ता ध्वनि। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन ये अल्प प्राण कहलाता है। तो इसमें जो ता है ये कैसा है, ये पहला वर्ग, मतलब ता वर्ग का ये पहला व्यंजन है। तो ये किस में आएगा, अल्प प्राण में। और जो महाप्राण होता है वो प्रत्येक वर्ग का, अभी देखो पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण में चला जाएगा। और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो अब 3 ये चले गए, तो बची कौन कौन सी, इधर दूसरा और चौथा बचा। तो ये जो दूसरा इधर दूसरा लिखना था हमें, जो दूसरा और चौथा, ये दूसरा और चौथा ये किस में चला जाएगा, ये जाएगा सीधे महाप्राण में। तो ये किस में आएगा, महाप्राण में आएगा। तो इस प्रकार से जो ता है ये कैसा है, अल्प प्राण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है। कौन सा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, ये जिनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। पाफा, बाभा, माँ हमने बताया था, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये उष्ट से बोले जाते हैं। चा, छा, जा, झा, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये तालु से। और जो टा, ठा, डा, ढा है ये कहाँ से, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। बाकी जो ता, था, दा, धा, ना है ये दंत से बोले जाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा दंतोष्ठ है। दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं, कौन सा व्यंजन बताना है इसमें, दंतोष्ठ क्या है, तो वाह, जो वाह है ये क्या है, दंतोष्ठ। बाकी अभी हमने माँ बताया था, पाफा, बा, माँ, ये माँ के अंदर पा वर्ग में आएगा, तो ये और से बोला जाता है। ठीक है, ये भी और से बोला जाता है। बाकी जो था है ये ता वर्ग के अंदर आ जाएगा, तो ता, था, ये दंत से बोला जाता है। और जो दंतोष्ठ है इनमें से वह है
वाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? इनमें से स्पर्श घोष महाप्राण दंत ध्वनि व्यंजन ध्वनि कौन सी है? भा, हा, था। तो कौन सी है? तो था ध्वनि जो है वो इसमें से घोष भी है, महाप्राण भी है और ये दंत ध्वनि है भी। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध स्वर कौन सा है इनमें से? ई। कौन सा है? ई। ये समृद्ध स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियाँ इसमें से बताना है कौन सी हैं। तो ये जो टाठा डाढ़ा ये क्या है? मूर्धा से बोली जाती हैं। अगला हिंदी की बा ध्वनि क्या है? तो ये बा ध्वनि किस वर्ग के अंदर आती है बताइए आप। अभी हमने पढ़ाया था कि जो पा वर्ग है, पा फा बा भा मा, तो कहाँ से बोला जाता था पा वर्ग? ओष्ठ से। तो इसका उच्चारण स्थान बा का कहाँ हो जाएगा? ओष्ठ ध्वनि से, ओष्ठ से, क्योंकि ये पा वर्ग के अंदर आती है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो ये भी कहाँ हो जाएगा? ओष्ठ में। अगला प्रश्न देखते हैं। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात कौन सा विराम लगता है? उपवाक्यों के पहले और पश्चात उसके बाद कौन सा विराम लगाते हैं हम? पूर्ण विराम, अल्प विराम, आधे विराम या पूर्ण विराम। तो हम कौन सा लगाते हैं? अल्प विराम लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में पूछा गया है कि कौन अल्प विराम शब्द है? इनमें से अल्प विराम शब्द कौन सा है? जो अल्प विराम का चिन्ह होता है वो कैसे लगाते हैं? तो इसमें तीसरा ऑप्शन, ये अल्प विराम शब्द है। अल्प विराम चिन्ह, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार ध्वनि किसे कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, स्वर एवं व्यंजन की संयुक्त ध्वनियाँ। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। अगला प्रश्न है। कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक का मतलब होता है कि किसमें किसी भी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। नचना इसमें मात्रा है, डाकघर में मात्रा है, चटपट, कोलाहल। तो अमात्रिक शब्द कौन सा है इसमें? चटपट। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसका चिन्ह शून्य होता है? शून्य चिन्ह किसका होता है? अंशपद, लाघव, साम्यवादी या निर्देशक। तो जो लाघव है, लाघव का चिन्ह कैसा होता है? ऐसे होता है। लाघव जानते हो? जब किसी का जो पूरा नाम होता है, जब हमें उसे शॉर्ट में लिखा जाता है, तो जैसे हमें लिखना है, जैसे हम मिस्टर या डॉक्टर लिखते हैं, जैसे डॉक्टर को हम सीधे क्या कहते हैं? डा बना करके ये लाघव चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। तो यही क्या है? ये कैसा चिन्ह है? ये लाघव चिन्ह है। और इसमें किसका प्रयोग किया गया? शून्य का प्रयोग। तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इत्यादि संकेतक चिन्ह है। इत्यादि कैसा चिन्ह है? ये वाला जिसमें डॉट 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 लिखा हुआ है, इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखो क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है। दंत वर्ण बताना है कि इनमें से बताना है कौन सा आएगा, या, चा, ता या फा। तो इसमें से कौन आएगा? जो ता वर्ग है ये क्या है? दंत वर्ण है। ता वर्ग जो या है ये अभी हमने बताया था, ये अंतस्थ में आएगा। जो चा है ये चा वर्ग में आएगा, और जो फा है ये पा फा बा यानी ये पा वर्ग में आएगा। तो दंत वर्ण मतलब इसमें दंत वर्ण यानी किसका उच्चारण दांत के द्वारा होता है। तो ये ता वर्ग के जितने भी व्यंजन आएंगे इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? दंत से। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि गा का उच्चारण स्थान कौन सा है, गा का बताना है। तो ये जो गा है ये का वर्ग के अंदर आएगा, का वर्ग में। ठीक है, का वर्ग के अंदर 5 व्यंजन आते हैं, का, खा, गा, घा, इंग्या। तो ये इसी में आएगा। और का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है इसके अंदर जो 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। इसी प्रकार तो गा का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि माननीय श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या को कितना माना। कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम से लिखना है। इनमें शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा? तो पहले सकल आएगा, फिर सचल, फिर संतान, फिर सक्षम। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सकल, सचल, संतान और सक्षम। अगला प्रश्न है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विषाद, विस्मय, घृणा के में, आह्लाद पूर्व सूचक शब्दों के अंत में, या सादर वर्णों के संबोधन में, या उक्त सभी। तो इन सभी के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है इसमें से बताना है। रा, डा, ला या सा। तो जो सा है ये घोष नहीं है। अगला प्रश्न है कि छंद में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। एक चरण की समाप्ति पर ये जो अल्प विराम का चिन्ह दिया गया है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि आप कौन हैं इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। आप कौन हैं इस वाक्य में बताना है किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम या विस्मयादि बोधक। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि किसी से पूछा गया है, प्रश्न किया गया है कि आप कौन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। विसर्ग से बताना है निष्प्रह, थोड़ा सा, साथ साथ, या पहला और दूसरा दोनों। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्प्रह। क्योंकि जब हम इसका विग्रह करेंगे निष्प्रह का तो क्या हो जाएगा, इसमें विसर्ग आ जाएगी, निहि प्लस स्प्रह, ऐसे लिखा जाएगा इसको। इसलिए इसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्ण को कहते हैं। स्वरों की सहायता से
उच्चरित वर्ण को क्या कहते हैं? अर्थ, व्यंजन, स्वर या शब्द। क्या कहा जाता है? व्यंजन। क्योंकि जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता के द्वारा उच्चारण किया जाता है इनका। हर व्यंजन में एक स्वर मिला होता है। अगला प्रश्न है कि का, खा, जा, फा ध्वनियाँ कैसी हैं? ये कैसी हैं? अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी या गुजराती। तो ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं, का, खा और जाफा। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? दो मालाओं को, वर्गों के विविध रूपों को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या युक्त सभी को। तो वर्णमाला जो है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, आ, जा, हा या सा। तो जो सा है ये क्या है? अघोष वर्ण है। अगला है निम्नलिखित इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का कंठोष्ठ, यानी ये कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ है। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस शब्द की द्वुत व्यंजन है? किस शब्द में द्वुत, यानी दो व्यंजनों का प्रयोग किया गया है? तो काशी, प्रयाग, दिल्ली या पटना। तो जो दिल्ली है इसमें दो व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, इसमें दो ला व्यंजन है। तो ये कैसा व्यंजन है? द्वुत व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये महाप्राण ध्वनियाँ? पहला दूसरा, दूसरा चौथा, पहला तीसरे, दूसरा तीसरा। तो अभी हमने बताया था कि जो अल्पप्राण होते हैं वो पहले, तीसरे, पांचवें में, और जो महाप्राण होते हैं वो दूसरे और चौथे में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? अब बताना है। अभी हमने पढ़ाया था जो अल्पप्राण है वो पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन आएगा इसमें। तो बताना है कि इसमें पहला व्यंजन ये जो पा है ये पा वर्ग, यानी पा वर्ग का पहला ही व्यंजन है पा। बाकी जो धा है तो ये किस में आएगा? ये आएगा महाप्राण। ता, था, दा, धा, ना। ये किस में आएगा? तो ये किस में आएगा? ये आएगा अल्प महाप्राण में, क्योंकि महाप्राण के अंदर का दूसरा और चौथा आता है। तो जो धा है ये ता वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन है। कैसा है? चौथा व्यंजन। और जो झा है ये किसका है? ये चा वर्ग का, ये भी चा वर्ग का चौथा व्यंजन है। और जो धा है ये भी ता वर्ग का कैसा है? चौथा व्यंजन। तो जो पा है ये कैसा? अल्पप्राण व्यंजन है, इसलिए ये मतलब अल्पप्राण ये पहला व्यंजन है, अपने ही वर्ग का पहला व्यंजन है, इसलिए ये क्या है? अल्पप्राण। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में तिगुना समय लगे, 3 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ, लघु, स्वर। तो उसे हम स्वर कहते हैं। कितना क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे क्या कहते हैं? मुख से अधिक वायु निकले उसे क्या कहते हैं? महाप्राण, अल्पप्राण या घोष। उसे हम महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है? का, खा, चा, छा या टा या सभी। तो ये सभी वर्ण क्या है? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है, और जो सघोष होता है वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ये किस में आएगा? सघोष में आएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि यार अलावा क्या है। यार अलावा क्या है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है और अल्पप्राण भी है, इसलिए ये दोनों सही हो जाएंगे, यानी पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या पूछी गई है, तो ये है 33 व्यंजन। कितनी है? 33 व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। टा वर्ग का तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इसके अंदर 5 व्यंजन आते हैं और पांचों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ए आय का उच्चारण स्थान क्या है। ए आय कंठ तालु, कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ तालु से। अगला प्रश्न है हमारा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण या अक्षर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या अक्षर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचमाक्षर किसे कहते हैं। तो यमंगनम को। प्रत्येक वर्ग का जो आखिरी व्यंजन होता है, आखिरी वर्ण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। यानी 5 व्यंजन होते हैं और पांचों व्यंजन के आखिरी वर्ण को हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। तो कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन पुल्लिंग नहीं है। पीतल, अस्त्र, लड़कपन, हीरा, यमुना। तो जो यमुना है ये पुल्लिंग नहीं है। सभी नदियों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अगर आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पता करना है तो उसका वाक्य बना लीजिए। वाक्य बनाने से पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो गाइस कमेंट आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता हो कि ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख कर के ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए इसी प्रकार अपनी तैयारी को बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।